बता दिया कि वो जो है किंग मेकर बन गया है। तो किंग मेकर, देखिए किंग मेकर बना कैसे, यानी कि उसमें क्वालिटी रही होगी, यानी कि शुरुआती दौर में वो सब कुछ अच्छा रहा, मतलब बढ़िया लीडर रहा होगा, बढ़िया पढ़ा लिखा रहा होगा, फेथफुल रहा होगा, तभी तो वो किंग मेकर बना है। तो यानी कि शुरुआती। अब प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, जब उसके में पावर ज़्यादा की ज़्यादा सेंट्रलाइज हो गई होंगी, प्रॉब्लम तब से आना स्टार्ट होगा। अब क्या है वहाँ पे कि ये है बाहरी आदमी, शिया संप्रदाय का है, तो होता है माइनॉरिटी की जो प्रॉब्लम होती है, जो कहते हैं ना कि जैसे यूएस में आप लोग के बहुत सारे रिश्तेदार होंगे किसी किसी के, तो वो देखिए कि जो माइनॉरिटी की सबसे, चाहे हम लोग इंडिया में ही हैं, तो जो माइनॉरिटी का कभी भी आप देखिए कि जब वो जहाँ रहता है जैसे, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है। जैसे नॉर्मल अगर अलीगंज में भी देखिएगा जाइएगा तो मुस्लिम परिवार अगर होंगे तो 4-5 परिवार एक ही आसपास में होंगे, ऐसा नहीं हो कि बहुत स्कैटर्ड होंगे। या आप देखिए पुराना लखनऊ पूरा मुस्लिम। तो ये यूएस वगैरह में देखिए तो जितने भी एशियाई लोग होंगे वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या काम करता है, सिक्योरिटी की फीलिंग, कि हम 5 लोग रहेंगे तो कभी कोई अगर समस्या आती है तो हम सिक्योर रहेंगे, तो इसलिए ये चीज़ें काम करती। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको लगा कि मैं तो हूँ माइनॉरिटी में, शिया हूँ, राज्य कर रहा है कौन, सुन्नी कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये शिया लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शासन में लाएगा अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, क्योंकि मैं किंग मेकर तो बन गया हूँ लेकिन मैं लगातार बना रहूँ। वो कब होगा, जब इसके लोग रहेंगे, तो वो क्या करेगा, अकबर के जो लोग होंगे धीरे धीरे उनको काटेगा, अपने लोग बढ़ाएगा। तो शुरुआती दौर में तो अकबर को नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि बच्चा है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ा होता है, और इसी बैरम खां के पैरेलल एक और ग्रुप है, वो भी अपने आप को किंग मेकर मानता है, वो कौन है, अतका खैल ग्रुप है। तो वो ये जल्दी से पहचान रहा है क्योंकि उसमें भी कौन है, सत्ता के दावेदार 1-2 लोग बैठे हुए हैं। तो अब क्या होगा कि कहते हैं ना कि जो दुश्मन का जो दोस्त होता है वो दुश्मन ही होता है। तो अतका खैल उनका अकबर का मतलब फेवर ले रहा था, तो इनकी और उनकी दुश्मनी हो गई कि नहीं हो गई, बैरम खान की और उनकी दुश्मनी हो जाएगी। तो वो हर कमी बैरम खान की बताने लगता है कि ये हो रहा है, मतलब वो क्या होता है, एग्जेजरेट करके, बहुत सी जगहों पे बैरम खान उतना गलत नहीं भी है, फिर भी एग्जेजरेट करके कि ये ऐसा ना हो कि ये एब्सोल्यूट पावर वाला हो जाए और हम लोग ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ें होती हैं, पक्षपातपूर्ण इसकी नीतियाँ रहती हैं, और लगातार इसके आदमियों की पदोन्नति हो रही थी, मतलब जो भी इसके आदमी थे बैरम खान के, और उनके लोगों का जो है डिमोशन हो रहा था। तो यही सब लेके शिया सुन्नी का मतभेद हो जाता है, और ये होता है कि बाद में यहाँ तक हल्ला हो जाता है कि बैरम खान जो है शिया है, और कामरान का लड़का, नाम लिख लीजिए, अबुल कासिम, अबुल कासिम। ये सवाल कभी भी आ सकता है। ये हल्ला मचा दिया गया कि जो है बैरम खान जो है अबुल कासिम को जो है राजा बनाना चाहता है, ये कामरान का लड़का है और शिया मतावलंबी था। बात समझिए, ये अब्दुल कासिम जो है ये शिया मतावलंबी है, बैरम खान ये कामरान का लड़का है। कामरान कौन है, हुमायूं का भाई, उसका लड़का है, और ये शिया मतावलंबी है। बैरम खान चाहता है कि ये राजा बन जाए। ये इन लोग अतका खैल ग्रुप ने उड़ा दिया, और कहीं ना कहीं ये चीज़ चल भी रही थी, बैरम खान के दिमाग में चल भी रही थी कि ऐसा किया जा सकता है, लेकिन फुल फ्लेज्ड नहीं चल रहा था। तो यही होता है, तो इससे अकबर जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, उसको कहता है कि अब इसको हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए फिर वो प्लान करता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैंने बताया कि अकबर अब खुद भी बड़ा हो रहा है, यानी अकबर की भी महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं आ रही है कि मुझे जो है बड़ा राजा बनना है। तो अब क्या करेगा, सबसे पहले वो बैरम खान के खिलाफ ही जो कॉन्स्पिरेसी रच देगा, और वो कौन रचेगा, उसको मेन काम तो करेगा अकबर, लेकिन उसको हेल्प कौन करेगा इसमें, अतका खैल ग्रुप करेगा। अतका खैल ग्रुप में लिख लीजिए कौन कौन था, हमीदा बानो बेगम नंबर 1 पे, और हमीदा बानो बेगम जो है मध्यकाल में, आप ये लोग लिख लीजिएगा, सवाल भी आ चुका है, ये इकलौती ऐसी महिला रही हैं जिन्होंने वजीर का पद निभाया है। ये अकबर के समय में कुछ दिन तक वजीर भी बनती हैं। ये माहम अनगा, ये सवाल आ चुका है, सॉरी, माहम अनगा जो है, हमीदा बानो, इसमें कौन कौन था ये भी लिख लीजिए। माहम अनगा बनेंगी, हमीदा बानो बेगम इसमें रही हैं, अकबर की माता, माहम अनगा,
आदम खान, आदम खान, तो इनका बेटा है। हाँ वो इसका चचेरा वही है। जीजी अनगा, जीजी अनगा, और इनका पति था शमसुद्दीन खान, शमसुद्दीन खान, ये लोग थे। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया अबुल कासिम जो है अकबर का जो है पैरेलल है, मतलब ये माना जाता है, ये ऐसा उस समय हल्ला मच गया था कि अब्दुल कासिम को जो है ये राजा बनाना चाहते हैं। अकबर खेल खेलता है, अकबर क्या खेल खेलता है कि कहता है ऐसा चलते हैं, शिकार चलते हैं। अब शिकार तो चलते हैं, लेकिन क्या करता है, शिकार खेलने जब जाता है तो कहता है कि मेरे साथ कौन जाएगा, अब्दुल कासिम जाएंगे। क्यों? क्योंकि अकेले अगर ये शिकार करने जाते, कहीं भी जाते, तो क्या होता कि वो तुरंत जैसे ही राजधानी से गया वो था, बैरम खान उनको गद्दी पे बैठा देता। तो इनको लेके जाता है क्या करने की, शिकार खेलना तो एक बहाना है, उसको ये प्लान कंफर्म करना था कि बैरम खान को हमको पैरालाइज करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो वो इनको लेके, अब्दुल कासिम को लेके शिकार के बहाने निकल जाता है, कहता है कि इनको जो है अपने साथ ही टहलाएंगे और बैरम खान को इन बिटवीन हमको न्यूट्रलाइज कर देना है। इसके लिए क्या करेगा, वो सबसे पहले जो अकबर का टीचर था उसका नाम था यार लतीफ़। ये सवाल आया हुआ है कि जो लतीफ़ खान के नाम से भी हैं कि इसका टीचर कौन था, तो यार लतीफ़ जो था, यार लतीफ़ के नाम से भी जानते हैं, मोहम्मद लतीफ़ था, यार लतीफ़ इसको टाइटल दी गई थी। यार लतीफ़ वो बोलता है कि ऐसा है, बैरम खान से बोल दो कि अब भैया अब हट जाएं। वो डायरेक्ट नहीं कहता है, वो इज्जत देता है उनको, कहता है अपने टीचर से ही बोलता है, क्योंकि ये दोनों लोग पैरेलल थे। भाई मैंने अभी लिखवाया था ना कि 2 टीचर थे शुरुआती दौर में उसके, लतीफ़ और बैरम खान। तो नहीं, ये भी रहे, सॉरी तीसरा नाम भी लिख लीजिएगा। तो ये कहानी लिख लीजिएगा, 3 लोग रहे हैं। तो इनको बोलता है, ये लोग भाई तीनों टीचर रहे हैं, तो ये पैरेलल मामला हो गया। उनसे बोला, इनसे बोला कि भाई जाके बैरम खान को बोलो कि अब ये अपना काम ख़त्म करें। और बैरम खान इसी को कहते हैं कि भाई तुम यहाँ से जो है चले जाओ, और जाने के लिए क्या बोलता है कि तुम मक्का चले जाओ, यहाँ पे रहने लायक कोई काम नहीं है। अब ये चीज़ें मतलब बैरम खान को लगता है कि मतलब हमको एक ऐसा आदमी बोल रहा है। यार लतीफ़ थोड़ा सा, हाँ, और यार लतीफ़ के बारे में थोड़ा सा और चीज़ जान लीजिए, ये टीचर तो रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि एक प्रोफेसर होता है मतलब सीनियर मोस्ट, और एक होता है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब जूनियर, मतलब हैं टीचर दोनों ही। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर इनको मान लीजिए, यानी कि जब शुरुआती दौर में थे तो ये अकबर उसको बैरम खान के अंडर में थे। भाई जब ये प्रोफेसर रहे होंगे तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर रहे होंगे, एक तरह से काफ़ी जूनियर रहे। तो बैरम खान को ये बहुत बुरी लगी कि साला हमको बोल भी रहा है तो कौन बोल रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बोल रहा है, कम से कम प्रोफेसर बोलता तो समझ में आता। तो ये बात उसको बहुत बुरी लगी और इसको लेके उसने जो है विद्रोह कर दिया कि अगर अकबर को ये बात करानी ही थी तो वो क्या करता कि बराबर के लेवल के लोगों से कराता, तो मुझे अच्छा लगता। तो यहाँ पे क्या होता है फिर अब जब अकबर नहीं मानता है, वो मतलब सॉरी बैरम खान नहीं मानता है, बैरम खान विद्रोह कर देता है। अब अकबर को जब ये बात पता पड़ती है कि वो लड़ाई कर रहा है, लड़ाई करने पे उतर गया है, तो बैरम खान अकबर जो है सेना लेता है, और सेना लेके द बैटल ऑफ तिलवाड़ा या बैटल ऑफ दिलवाड़ा लिख लीजिए, ये सवाल आया हुआ है इसलिए लिख लीजिए। 1560 में शिवालिक की तलहटी में व्यास नदी के किनारे दिलवाड़ा या तिलवाड़ा, कहीं पे दिलवाड़ा मिलता है कहीं पे तिलवाड़ा, यहाँ पे बैरम खान को हरा दिया जाता है। बैरम खान पराजित हो जाता है, और बैरम खान जब पराजित होता है, बैरम खान आता है और अकबर के पैर पे गिर जाता है और माफ़ी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे जो कहा गया था वो मुझे करना चाहिए था। लेकिन अब उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे टीचर रहे हो, उसने प्रॉपर इज्जत दिया, सब कुछ दिया। उनको कहा कि उनके सामने 3 ऑप्शन रखे, अकबर ने उसके सामने 3 ऑप्शन रखे कि पहला कालपी और चंदेरी की सूबेदारी, कि आप 3 चीज़ें, मतलब अब ये क्या है, आप किंग मेकर बनना छोड़ो, अब क्या करो आप, 3 आपके सामने ऑप्शन है। या तो पहले केवल एक ऑप्शन दिया गया था कि आप हज चले जाओ, अब क्या कहा गया कि अब आप 3 काम कर सकते हो, या तो कालपी और चंदेरी की आप सूबेदारी ले लो, दूसरा आप क्या है
कि डिपार्टमेंट पूरे जो है मुग़ल साम्राज्य के आप क्या हो जाओ, कंसल्टेंट बन जाओ, कि हम जो है कोई भी पॉलिसी बनाएंगे उसमें आपसे जो है हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। और तीसरा क्या कहता है कि आप मक्का की यात्रा पे चले जाओ। तो इनको लगा कि ये दोनों चीज़ें कहाँ, हम किंग मेकर थे, अब हम एक जगह की सूबेदारी, वो अच्छा नहीं था, सीधी सी बात है। तो उसको ये लगा कि अब वैसे भी हम बूढ़े हो गए हैं, राजा जो है अब दिमागदार हो गया है, तो उसने थर्ड ऑप्शन को मतलब चुना कि कम से कम अब क्या होगा, मैं टिल डेथ जो है अब मक्का में रहूँगा। जब वो मक्का जा रहे होते हैं तो पाटन नामक जगह पे, पाटन नाम, गुजरात में पाटन नामक जगह पे 31 जनवरी 1561 को, 31 जनवरी 1561 को मुबारक नामक एक आदमी होता है, अफ़गानी युवक होता है, जो इनकी हत्या कर देता है। ये मुबारक शाह वही है जिसके बाप की हत्या बैरम खान ने की थी इन द बैटल ऑफ, वो कौन सा लड़ाई हुई थी उसके सामने, अरे शेरशाह सूरी और उसके सामने मच्छीवाड़ा, द बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा 1555 में जो हुआ था। उस समय बैटल मच्छीवाड़ा के युद्ध के दौरान बैरम खान ने मुबारक खान के पिता की हत्या की थी। इस समय उसको बेटे को मौका मिल गया, बेटे ने इनको उड़ा दिया। हैं? क्या कह रहे? नहीं, वो मुबारक खान से पर्सनल, मुबारक खान की पर्सनल दुश्मनी थी। उसको याद आया कि मेरे बाप को इसने मारा था, मुझको मौका मिल गया, मैंने उड़ा दिया। अकबर ये बात सुनता है, अकबर बहुत दुखी होता है और वो कहता है कि ठीक है अब जो होना था हो गया। लेकिन अब उसकी जो पत्नी थी और उसका जो बेटा था वो उनको बुला लेता है। उनकी मतलब जो विधवा थी उनका नाम था सलीमा बेगम, सलीमा बेगम को बुलाता है और उनसे विवाह कर लेता है, यानी अपने टीचर की वाइफ से विवाह कर लेता है। और उनका जो लड़का है अब्दुल रहीम, जो बाद में टाइटल मिलेगी खान खाना की, अब्दुल रहीम खान खाना को वो अपने बेटे की तरह मानता है, जिसको बोलता है फरजंद। फरजंद टाइटल होती थी, बेटे को कहा जाता है, तो उसने बेटे को बोला फरजंद और अपने लड़के की तरह जो है उसका पालन पोषण करता है। और इस तरीके से जो है एक सीरीज़ ख़त्म होती है। अब दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है पर्दा शासन, यानी पेटीकोट शासन, यानी अतका खैल। दोनों लोग को मिलती है, खाना टाइटल दोनों लोग को मिलती है, बैरम खान के पास भी है और अब्दुल रहीम खान खाना के पास भी है। ठीक है, ये क्लियरली आप लोग जान लीजिए, ये टाइटल दोनों लोग के पास में है। ये एक मिलिट्री टाइटल होती थी, मिलिट्री टाइटल थी। पर्दा शासन जो था 1560 से लेके 1564 तक चलता है, 1560 से लेके 1564 तक चलता है। और जो पर्दा शासन था जिसमें सारे लोगों के नाम मैंने लिखा दिए हैं, उसमें जो है सबसे प्रमुख थी कौन, माहम अनगा। माहम अनगा ये सब काम चल रहा है। और इसके बाद जैसे ही अकबर लगता है कि अब मुझे इस पेटीकोट शासन से मुझे बाहर निकलना है, तो वो क्या करता है, 4 साल के दौरान में 6 महीने के अंदर में 4 मंत्री चेंज करता है। 6 महीने के डिफरेंस पे 6 माह में लगभग, क्योंकि अब वो ट्रायल एंड एरर कर रहा है, ट्रायल एंड एरर वाली पॉलिसी पे चल रहा है कि कौन मेरे राज्य के लिए बेस्ट है। और सबसे पहले तो ये, जब तक बैरम खान को था तब तक तो कोई समस्या नहीं थी, बैरम खान का अंत हो चुका है, अब उसको चाहिए था जो सबसे उसका मोस्ट फेवरेबल आदमी हो। और इस दौरान वो 4 लोगों पे को अपना जो है बनाता है, जिसमें सबसे लंबा समय जो रहती हैं वो है माहम अनगा। और वही इकलौती महिला जिनके ऊपर सवाल बना है कि वो कौन महिला है जो मध्यकाल में वजीर, दीवाने वजारत जिन्होंने जो है पद संभाला था। तो दीवाने वजारत का पद जो है इन्होंने ही संभाला है, माहम अनगा ने। ठीक है। और अकबर ने इस समय एक और एक्सपेरिमेंट किया था ट्रायल एंड एरर में। एक समय ऐसा भी आता है जब उसको लगता है कि एक मंत्री से काम नहीं चल रहा है, तो उसने 2-2 मंत्री एक साथ चुने जाने की परंपरा डाली थी कि एक साथ 2 दीवाने वजारत रहेंगे। तो कुछ दिनों तक उसने ये भी किया। जैसे आप लोग जब लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखेंगे तो शुरुआती दौर में क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रायल एंड एरर वाला आया होगा। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला जो क्या होता है परमानेंट सेटलमेंट आता, उसके पहले वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में कुछ है, सबके समय वो अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कैसे मिलेगा। सबके पीछे मतलब एक ही कॉमन चीज़ काम कर रही थी कि बेस्ट किस में मिलेगा। तो वो कई पॉलिसीज़ लेके आते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी है।
सवाल इसमें बस यही दो बनते हैं कि एक तो महामनगा पे सवाल बनता है कि कौन सी महिला थी, और दूसरा दो दीवाने वजारत वाला पद जो है कब किसके समय में बना है। तो ये दोनों चीज़ें आप जान लीजिए। इसके अलावा आपको जाना, हाँ, माहम अनगा पे एक और सवाल बनता है कि जब माहम अनगा का अंत हुआ था तो माहम अनगा जो है एजुकेशन लाइन में चली जाती हैं, और इसके ऊपर सवाल 2 बार आया हुआ है ये कि माहम अनगा ने कौन दिल्ली में एक वो बनवाई थी, क्या कहते हैं, किताब, वो सॉरी पढ़ाई का एक सेंटर बनाया था, मतलब कॉलेज बनवाया था जिसका नाम था खैरुल मनाजिम, खैरुल मनाजिम। ये सवाल आया हुआ है, इसको लिख लीजिए। खैरुल मनाजिम, तो ये उन्होंने बनवाया था। इसके अलावा लास्ट, अब आ जाइए अधम खान के बारे में। अधम खान भी जो इनके लिए काफ़ी चैलेंजेस बन रहा खड़े किए थे। ये अकबर की धाय मान जो थी माहम अनगा का बेटा था। अब ये सीधी सी बात है, इसका पालन पोषण भी अकबर के साथ ही हुआ है। तो दोनों जब एक साथ बड़े होंगे बच्चे, तो दोनों में कंपटीशन की भावना आ जाएगी। और उसको आदम खान को हमेशा लगता था कि इसको तो मेरी माँ ने पाला है, इसको तो मेरी माँ ने पाला, इसलिए मेरा ज़्यादा हक हुआ। तो वो अपने आप को गद्दी का दावेदार समझता है। और ये चीज़ जब अकबर को पता पड़ती है कि भाई राजा तो हम हैं, रॉयल फैमिली से हम आ रहे हैं, ठीक है कि तुम जो है मेरी धाय माँ के लड़के हो, लेकिन तुम राजा नहीं बन जाओगे। और फिर अकबर जो है इनको भी सज़ा देते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। माहम अनगा अपने, अब समस्या क्या है कि माहम अनगा जो है अपने लड़के से ज़्यादा अटैच, कोई भी माँ अपने लड़के से ज़्यादा अटैच होगी। ये बात जब माहम अनगा को पता पड़ती है तो माहम अनगा, क्योंकि अकबर ने फिर उनको जो मौत के घाट उतरवा दिया, जब ये लगा कि इन्होंने विद्रोह कर दिया कि मैं राजा बनूंगा, तो अकबर ने तत्काल उनको दिला दी सज़ा, वो मर भी जाते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट ये अकबर ने नहीं बताया, क्योंकि अकबर में इंसानियत थी। वो सज़ा तो उसने तत्काल दिला दी, लेकिन उनको मतलब कहते हैं इशारे से बताया। तो जब इशारे में बताया तो शुरुआती दौर में उसने बोला कि जहाँ पना आपने जो भी किया वो सही किया। उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया कि वो मर गया है, ये बोला है कि उसको सज़ा दी गई है और बड़ी सज़ा दी गई है। तो उसको लगा कि ठीक है, कैद खाने में डाल दिया गया होगा, उस समय अंधा कर देना बड़ी मामूली बात हुआ करती थी, अंधा कर दिया गया होगा। लेकिन उसको जब अपने सोर्सेज से पता पड़ता है तो 3 ही 4 दिनों बाद उसको पता पड़ जाता है। तो कहा जाता है कि इन लोगों में, मुसलमान जैसे हम लोगों में 13वीं संस्कार होता है, उन लोगों में 40वां का होता है। तो 40वां जिस दिन होने वाला था, सेम डे जिस दिन उसका 40वां था, उसी दिन की डेथ हो जाती है। तो एक और गद्दी का दावेदार खत्म, माहम अनगा खत्म। इसके अलावा जो सबसे लास्ट व्यक्ति है इसमें पर्दा शासन का, वो था मुल्ला मोहम्मद। मुल्ला मोहम्मद जो है पर्दा शासन का अंतिम व्यक्ति था। इसका भी अंत हो जाता है इनके बाद से। बाकी अब ये सब चीज़ें ख़त्म। अब राजा बन जाता है अकबर पूरी तरीके से। अब वो इंडिपेंडेंट राजा, किसी का उसके ऊपर प्रभाव नहीं। अब जब राजा बनेगा तो 2 चीज़ें होंगी, एक तो वो एक्सपेंशन करेगा और दूसरा क्या होगा, उसके समय में विद्रोह होंगे। भाई एक राजा के समय जब राजा राज्य करेगा तो एक तो वो एक्सपेंशन करेगा, तो एक्सपेंशन वो दोनों तरफ करेगा, नॉर्थ इंडिया में करेगा, साउथ इंडिया में करेगा। और दूसरा क्या होगा, जब एक्सपेंशन करेगा, राजा बनेगा, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ विद्रोह भी होंगे। तो इसके समय में जो जो विद्रोह हुए थे, सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था वो था अब्दुल्ला खान उज्बेक का विद्रोह। अब्दुल्ला खान उज्बेक का विद्रोह 1564 में होता है और ये उसके शासनकाल का सबसे पहला विद्रोह था। अब्दुल्ला खान उज्बेक का विद्रोह था और उसके शासन का सबसे पहला। इसके अलावा जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह इसके समय में हुआ है, अफगान बलूची या यूसुफ जाई विद्रोह। यूसुफ जाई विद्रोह ये होता है 1585 में। ये इसका समय है 1564 में। और अफगान बलूची को यूसुफ जाई भी बोलते थे। और यूसुफ जाई विद्रोह जो था
इसी को दबाने में जो अकबर का सबसे प्रोमिनेंट व्यक्ति था, महेश दास, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? बीरबल, बीरबल के नाम से जानते हैं, उसकी डेथ होती है। 1564 में वो होता है अब्दुल्ला खान उज्बेक का विद्रोह। ये 1585 में होता है यूसुफ जाई विद्रोह। ये दोनों मिलाने के लिए भी आया हुआ है एक बार। और इसी विद्रोह को दबाने में बीरबल की डेथ होती है। बाद में जब वो मतलब बीच में ही डेथ हो जाती है तो बाद में फिर से मान सिंह और टोडरमल को भेजा जाता है। हाँ, अफगान बलूची, यही यूसुफ जाई विद्रोह भी कहलाता है, यूसुफ जाई विद्रोह। और इसी विद्रोह को दबाने जब वो उनकी डेथ हो जाती है तो दो लोग को भेजता है, और वो कौन थे? टोडरमल एंड मान सिंह। इन लोगों ने पूरी तरह से उसको ख़त्म किया था 1585। फिर जो सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह है इसके समय में, सलीम का विद्रोह। सलीम इसका लड़का है। सलीम को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सलीम की कहानी आपको मालूम ही होगी कि इसको बच्चा नहीं हो रहा था और वो फिर कैसे कैसे हुआ, ये सब कहानी आप लोग जान रहे हैं। शेखू बाबा कह के उनको बुलाता भी था। अब क्या होता है कि अकबर जो है, इनकी कहानी विद्रोह कुछ ऐसे हो जाता है कि अकबर की प्रॉब्लम क्या, अकबर बहुत लंबे समय तक दिल्ली की गद्दी पे रहा है, और सलीम जो था वो खुराफाती आदमी था। उसका लगा कि बाप साला बहुत दिन से राज कर रहा है, तो अब हमको करना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये इसके अंदर में आ गई कि इसके अंदर का राजा जगने लगा कि अब बुढ़े को हटना चाहिए, अब हमको राजा बनना चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी महत्वाकांक्षा, सलीम की महत्वाकांक्षा कि अब इसने बहुत दिन तक कर लिया, अब हमको करना है। तो ये मौका वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो ढूंढ रहा था, क्योंकि अकबर ने भी बहुत खुराफात किए थे भाई। अकबर ने अब वो जो है अनारकली की ऐसी तैसी कर दी थी। तो अब समस्या क्या रहेगी कि वो भाई खुंदक तो खाएगा ही, सीधी सी बात है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही अकबर जाता है साउथ, तो उसको मौका मिल जाता है। और जैसे ही वो जाता है, अब वो साउथ जाता है, यहाँ पे वो सेंटर में जो है अकबर को कह के जाता है कि तुम जाओ। जब वो साउथ में जा रहा होता है तो बोलता है कि भाई तुम एक काम करो, मेवाड़ वगैरह को देखो। तो उसने कहा कि ठीक है तुम निकलो, हम अपने हिसाब से समझेंगे। वो बोला कि मेवाड़ को देखो, ये चला जाता है इलाहाबाद। और इलाहाबाद में वो उसको लगता है कि इलाहाबाद सेंटर है, और इलाहाबाद से हम जो जाते ही सबसे पहले क्या करेगा, वो अपने आप को सुल्तान घोषित कर देगा, खुतबा पढ़वा देगा और जो है आदेश निकालना स्टार्ट। अब जब ये अकबर को पता पड़ेगी तो कि लड़का इतना मतलब कलाकार हो गया है, तो यकीनन उसको भी लगेगा कि भाई हम बड़े बड़े लोगों को हम साला ख़त्म कर रहे हैं, ये लोंडा हमारा हमको ही ख़त्म कर रहा है। तो अब क्या होगा? तो अब समस्या यहाँ पे ये आ जाएगी कि अकबर तुरंत जो समझाने के लिए उनको भेज देगा अपने मंत्रियों को कि जाओ उसको समझाओ कि बेटा है, बाप ना बने। अब वहाँ पे फिर क्या होता है, अबुल फजल को भेजा जाता है। अबुल फजल उनको समझाते हैं, उनको समझ में भी आता है, जाते हैं बाप से माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन बाप फिर से कहते हैं कि जाओ ये काम करो। फिर उसको लगता है कि फिर गड़बड़ कर दिया, फिर से उसने विद्रोह कर दिया। तो अब की बार कहता है कि अब इसको तबीयत से जो है इसको फोड़ फाड़ के ठीक करते हैं और तब ये मानेगा। तो अब समस्या क्या होती है कि ये इसी दौरान, मतलब पहले अबुल फजल को भेजा, मतलब अबुल फजल को अब की बार भेजता है तो ये क्या करता है, सबसे पहले अबुल फजल को ही ख़त्म करा देता है कि ये ना आएगा और ना हमसे कोई जो है ट्रीटी की बात होगी। तो अब अबुल फजल की हत्या कराता है किससे? ओरछा सुल्तान। ये लिख लीजिए, ये सवाल आया हुआ है। लोग बादशाह की टाइटल लेते थे, बादशाह की टाइटल लेते। अबुल फजल की हत्या वो करवाता है किससे? ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह बुंदेला द्वारा 1602 में। अब जब ये 1602 में उसकी हत्या करा देता है तो ये अकबर को बड़ी नागवार गुजरती है। अकबर, क्योंकि सीधी सी बात, अबुल फजल उसके सबसे करीबी आदमी था, वो उसको सजा देने के लिए खुद आ जाता है और कहता है कि अब इनको मारेंगे। लेकिन यही वो समय है कि 1603 में जो है, इस समय जैसे ही वो जाता है, उसकी जो दादी थी, सलीम की दादी, वो बीच में आ जाती है और कहती है भाई अकबर ये था कि इसको अब ख़त्म कर देगा। लेकिन दादी का प्यार उमड़ जाता है पोते के लिए, कहते कि नहीं, इसको रहने दो, इसने जो भी गलती की है इसको माफ़ करो और अपने साथ रहो। उसने कुछ समझाया होगा कि बेटा ऐसा है और कोई बचा नहीं है तुम्हारे अलावा, राजा तुम ही बनोगे, थोड़े दिन की बात है। तो उसको जो भी हो समझ में आ गया, उसने कहा कि चलो ठीक है। उसके बाद से वो अकबर के साथ ही रह जाता है, वरना वो उसको 2 बार उसने विद्रोह किया है, दोनों बार इलाहाबाद को सेंटर बनाया है और वो वहीं से ही सारा काम कर रहा है।
लेकिन जब दादी उसको समझाती है कि तुम्हारे अलावा और गद्दी का दावेदार है नहीं ढंग का, तो तुमको दिक्कत क्या है भाई, आज बनो चाहे 2 दिन बाद बनो। तो ये बात उसको लास्ट में समझ में आ जाती है और फिर जो है दोबारा कभी वो नहीं करता है। तो वो लोग पहले से दारू उरू पी के इतना फिट रहते थे कि उनको मतलब कोई टैलेंट नहीं था। वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला, ये सब देखिए ऐसा है ना, ये तो सबके में क्वालिटी थी भाई, बहुत रेयर लोग ही एक अगर आप औरंगजेब को देखें बस वही एक ऐसा आदमी था जो इन सब चीज़ों से बहुत दूर था। अदरवाइज ये सब भाई राजाओं के गुण हैं भाई, सब ये सब। बड़ा था कि छोटा था? क्या सलीम बड़ा था, सलीम बड़ा था। चलिए आइए अब क्या होगा, साम्राज्य का एक्सपेंशन। मतलब ये सब तो हो गया, उनके विद्रोह खत्म हो गए। अब सबसे पहला आक्रमण जो करेगा नॉर्थ इंडिया में वो करेगा कहाँ पे, मालवा के शासक बाज बहादुर के खिलाफ। सबसे पहला ये सवाल आया हुआ है कि जो एक्सपेंशन करता है सबसे पहला एक्सपेंशन किधर करता है, तो 1561 में ही कर देता है वो। और यहाँ पे वो बाज बहादुर के खिलाफ करता है। बाज बहादुर की पत्नी जो थी रूपमती, वो बड़ी सुंदर थी, उनके बारे में कहा जाता है। यहाँ पे भी वही कहानी लगभग जो है अलाउद्दीन खिलजी वाली, लेकिन मतलब ये उतने बड़े आशिक नहीं थे जितने बड़ा अलाउद्दीन खिलजी था। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है। यहाँ पे भी रूपमती अंत में जौहर करती हैं और खेल खत्म। उसके बाद से इन दोनों की जो समाधि थी, ये एक बार पूछा गया था मध्य उज्जैन में, इन दोनों लोगों की समाधि पूछी गई थी, ये बाज बहादुर और रूपमती की। कौन सा ईयर है? 1561। ये आप लोग जानते हैं, देखिए अकबर की जो नॉर्थ एक्सपेंशन है आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि सवाल हमेशा आता है इस पर मिलाने के लिए। वो एक तरफ दे देगा 4 मतलब स्टेट दे देगा, एक तरफ सन दे देगा। तो आप लोग या तो कहिए तो हम लिखवा दें, और नहीं तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ये बहुत हर किताब में दिया हुआ है, इसलिए आप लोग, लेकिन ये याद जरूर कर लीजिएगा, सवाल अक्सर आता है इस पर, ठीक है ना। आप लोग इसको क्लियरली याद कर लीजिएगा। जो जो मेन चीज़ें हैं वो हम आपको लिखा दे रहे हैं, जो आपको जाननी चाहिए। जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विजय थी जो 1564 में, 1564 में है गोंडवाना में गढ़कटंगा राज्य, जिसकी कैपिटल थी चौरागढ़। गढ़कटंगा राज्य, कैपिटल चौरागढ़। और ये इसलिए आपको जानना है क्योंकि यहाँ पे एक रानी राज्य कर रही थी, दुर्गावती। चंदेल डायनेस्टी की थी, चंदेल डायनेस्टी की थी, हैं, चौरागढ़। ठीक है। तो और इन्हीं युद्ध के दौरान अकबर को जब ये युद्ध कर रहा होता है तो अकबर के दिमाग में, मैंने क्या बोला कि अकबर के दिमाग में था कि मुझको एक स्टेबल राज्य बनाना है, एक स्टेबल राज्य बनाना है। तो केवल लड़ाई जो है उसका हल नहीं हो सकती है। तो अब वो कहता है कि वो अपनी अब यहाँ पे क्या करके आएगा, राजपूत पॉलिसी लेके आएगा। राजपूत पॉलिसी जो लेके आता है वो क्या करने के लिए, कि साम्राज्य को एक स्थायित्व प्रदान करने के। वो राजपूत पॉलिसी क्यों लेके आएगा, क्योंकि राज्य को स्थायित्व मिले। अभी तक राजपूत अगर आप देखें तो हमेशा जैसे मौका मिलता है वो उनके राजपूतों के खून में है कि वो गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो उनके खून में है उबाल, तो वो उसको क्या करेगा कि ऐसा कुछ काम करो कि जिससे जो है ये राजपूती खून जो है उसका मित्र बन जाए। अब वो यहाँ पे लेके आएगा, राजस्थान की बालू से अपनी निकालेगा राजपूत पॉलिसी। आपने बालू का एक कैरेक्टर देखा होगा कि जब आप बालू को मुट्ठी में भरिए और कस के दबाइए तो जितने भी छेद हैं, जितने भी पोर्स हैं, सब जगह से बालू निकलेगा, यानी कि विद्रोह सब जगह से होगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी मुट्ठी को हल्के तरीके से पकड़ेंगे, यानी कि सबको, आपने जितने भी राजपूत राज्य हैं सबको अंदर कहते हैं ना कि आपने अंदर वो दे रखा है, क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता दे रखी है, आराम से रहने को दे रखा है, तो बालू की एक बूंद नहीं गिरेगी मुट्ठी से। और वो जब वो यहीं से वो अपनी राजपूत पॉलिसी निकालता है कि मुझे क्या करना, उनको आंतरिक स्वायत्तता देनी है, मुझे क्या करना, उनके धर्म पे कोई काम नहीं करना है, उसको धर्म नहीं मानना है। जैसे पहले क्या होता था, जीत गए सबसे पहले क्या हो गया कि इस्लाम मानो। उसने बोला कि नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपको इस्लाम मानना है मानो, नहीं मानना है अपना धर्म मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
फिर तीसरा क्या लेके आएगा, वो मैरिज डिप्लोमेसी लेके आएगा। और मैरिज डिप्लोमेसी में भी क्या करता है कि शादी तो करूँगा, लेकिन आप पे डिपेंड करेगा कि आप इस्लाम को अडॉप्ट करते हो या नहीं करते हो। अगर आपको लगता है कि आप राजपूत मतलब भगवान को ही अगर करना है, तो उसने वो भी स्वतंत्रता दे रखी थी। तो ये सब जो चीज़ें हैं, उसको राजपूत जो है उसके मित्र, अभी तक जो राजपूत जो दुश्मन बने हुए थे, यहाँ से वो क्या करेंगे, मुग़ल साम्राज्य के वो मित्र बन जाएंगे। और ये चीज़ जो है मुग़ल साम्राज्य को एक परमानेंट वो दे देगा, स्थायित्व दे देगा, स्टेबिलिटी देगा। और यही कारण है कि अकबर जो है एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाता है। लेकिन जब वो साउथ में जाएगा, तो साउथ में जो उसकी जो साउथ की जो विजय है, वो दो उद्देश्य को लेके जाती है। यहाँ पे तो यह है कि परमानेंट एक वो बनाना है ना, स्थायी साम्राज्य बनाना है। लेकिन साउथ देखिए, अभी तक आपने देखा होगा कि साउथ जो है विद्रोहों का केंद्र रहा है। शुरुआती दौर में सल्तनत पीरियड में साउथ में नहीं मिलाया गया, केवल अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, ग्रहण मोक्षानुग्रह किया। वो MBT मिलाता है, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि वो नॉर्थ से जो है साउथ को कंट्रोल नहीं कर पाता है। साउथ में जब कैपिटल लेके आता है तो साउथ से नॉर्थ को कंट्रोल नहीं कर पाता है, हमेशा विद्रोह बने रहते हैं। इसने क्या किया कि नहीं, हम साउथ को कंट्रोल इस लेवल पे करेंगे, क्योंकि इसके समय में एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि अकबर की डेथ होती है कब, 1605 में। और आप देखिए कि 1498 से ही भारतीय इतिहास में चेंजेज आने लगे हैं। 1498 में सबसे बड़ी घटना क्या हो रही है, पोर्चुगीज आ जा रहे हैं। और इसी के समय में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ जा रही है, बन गई है। तो अब चीज़ें क्या हो रही हैं कि यहाँ पे मतलब जो है, और आपने देखा होगा कि मुग़ल पीरियड में, पूरे सल्तनत में और मुग़ल में जो सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है कि इंडिया की नेवी बिल्कुल जीरो रही है। इंडियन नेवी जीरो रही है, किसी भी, चाहे सल्तनत में रही हो चाहे मुग़ल में रही हो, जीरो रही है। और ये जो यूरोपीय शक्तियाँ आ रही हैं, ये नेवल पावर है, तो इनके जीतने के चांसेस बहुत तगड़े रहेंगे, क्योंकि नेवी जब से सबसे मेजर रोल प्ले कर रही है। कारण क्या है कि जितना भी जो कहते हैं ना कि पैसे वाला स्टेट था, सब समुद्र के किनारे थे, और जहाँ पे नेवी मजबूत रहेगी वहाँ पे फिर ये राज्य काम नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, यूरोपियों के पास जो है मॉडर्न वार वेपन्स थे, है ना, अभी इन लोग के पास नहीं थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब उसको अकबर दूरदर्शी था, उसने समझ लिया। तो वो क्या कहा, जो साउथ की जो पॉलिसी लेके आता है, साउथ विजय, वो दो चीज़ों के लिए लेके आता है। पहला क्या है कि एक अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया लेवल का साम्राज्य बनाना है, और दूसरा क्या है, जितनी भी यूरोपियन पावर्स हैं उनको जहाँ तक हो सके समुद्र के किनारे रखना है। मतलब जहाँ तक हो सके उसको समुद्र के किनारे रखना, क्योंकि जैसे ही ये बीच में आएंगे, रायता फैलाएंगे। और आप देखिएगा कि जैसे ही ये बीच में आते हैं, बाद में रायता फैलना स्टार्ट हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब ये पूरे देश पे राज करते हैं। तो ये अकबर की दूरदर्शिता थी कि वो समझ गया था कि हमको क्या करना है कि इन लोगों को बिल्कुल बॉर्डर लेवल पे ही रखना है। तो साउथ जो लेके आता है, ये बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, ये UPSC का सवाल बनेगा कि वो क्या पॉलिसी लेके आता है, क्योंकि उसमें तो 4 ऑप्शन रहते हैं। तो आप बिल्कुल क्लियर कि एक तो है अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने के लिए, और दूसरा क्या है, यूरोपीय शक्तियों को क्या करने के लिए, बाउंड्री लेवल पे रखने के लिए। मतलब या तो समुद्र में वापस भेज दे, या बिल्कुल क्या हो, बिल्कुल बाउंड्री पे ही वो लोग सेटल रहें। ये दो पॉलिसी मतलब वो लेके उद्देश्य लेके चलता है। हाँ, गुजरात विजय तो अभी हम लोग बात नहीं कर रहे थे, अभी हम लोग बात करेंगे गुजरात विजय में। देखिए, ड्यूरिंग गुजरात विजय सबसे पहली बार वो समुद्र का दर्शन करता है, ठीक है, और फास्टेस्ट एक्सपीडिशन भी माना जाता है, क्योंकि एक बार वो गुजरात जीत के बाहर वापस आ जाता है, और जैसे ही वापस आता है उसको पता पड़ता है कि गुजरात में फिर से विद्रोह हो गया। तो अब वो जो जाता है, वो टोटल यात्रा जो है वो करने में उसको केवल 21 दिन लगते हैं। तो उस समय की ये फास्टेस्ट, मतलब दुनिया का सबसे तीव्रतम विद्रोह, कि ये कई बार सवाल पूछा गया है कि दुनिया का सबसे तीव्रतम रिटेलिएशन कौन सा था, तो वो मतलब गुजरात विजय को माना जाता है। आपका जो सवाल था, चलिए अब आते हैं इसमें। आप लोग ये तो नॉर्थ के जितने भी हैं चीज़ें आप लोग जानिएगा। हाँ, दूसरा इसमें सबसे पहला जो फैमिली है वो आप लोग मालूम है कि नहीं, जिससे वो करता है विवाह वगैरह।
देखिए 1562 में लिख लीजिए, 1562 में जब वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जियारत करने जाता है, जियारत का मतलब समझते हैं, पूजा करने, जियारत करने जा रहा होता है, तो रास्ते में ही राजा भारमल मिलते हैं और वो अपनी बेटी की शादी जो है हरखा बाई की शादी उनसे कराते हैं। हैं? नहीं नहीं, वो तो उस समय पूजा करने जा रहा था, जियारत करने जा रहा था। इसके अलावा चित्तौड़ की आप लोग जान ही रहे हैं। हाँ, चित्तौड़ के बारे में दो चीज़ें लिख लीजिए जो आपको जाननी होगी। चित्तौड़ 1567 में यहाँ पे दो लोग हैं, जयमल और फत्ता, यहाँ के जो सेनापति थे, उनके जो है मतलब लड़ाई स्टार्ट होती है। उदय सिंह को लगता है, जो उस समय वहाँ पे राजा था, वो शुरुआती दौर में जो है तगड़ा संघर्ष हो रहा है। लेकिन कहानी को समझ लीजिए, शुरुआती दौर में तगड़ा संघर्ष हो रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद लगने लगा उदयमल के जो सेनापति वगैरह लोगों को कि नहीं, हम लोग हार सकते हैं, लेकिन राजा का जिंदा रहना जरूरी है। तो राजा जो है उसके दो विश्वास पात्र हैं, जयमल और फत्ता यानी फतेह सिंह। ये दोनों लोग जो हैं उनको राजा छोड़ के और जंगल, पास के जंगल में भाग जाता है, क्योंकि उसको उसके सेनापतियों ने ये कहा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, मतलब ये अदरवाइज मत लीजिए, कहा जाता है कि राजपूत बहुत बड़े वो वाले हैं कि मतलब, लेकिन कहीं भी अगर आप पूरे मिडिवल पीरियड में देखिए तो सब जगह भागते ही हैं। भाई भाई राजा का मतलब क्या होता है कि राजा हम जिंदा रहेंगे तभी सब कुछ, मतलब तो दो लोग को छोड़ के वो भाग गया। भाई हम तो इसको भगोड़ा ही कहेंगे, इसको कहीं कहाँ से कह देंगे वो चीज़। खैर, तो जयमल और फत्ता के उसमें निर्देशन में छोड़ के चला जाता है। युद्ध होता है, बहुत तगड़ा युद्ध होता है, अकबर जीत जाता है। लेकिन अकबर इनके युद्ध से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि आगरा में अपने फोर्ट के सामने इन लोग की मूर्तियाँ लगवाता है, जयमल और फत्ता की। ये लिख लीजिएगा। और दूसरा, चित्तौड़गढ़ का जब वो किला जीतता है तो वो अकबर ने वो काम किया जो उसके चरित्र पे सबसे बड़ा धब्बा है। और सवाल यही आता है कि अकबर की कौन सी विजय थी जो उसके चरित्र पे धब्बा है। जैसे शेर शाह सूरी के बारे में एक सवाल आता है कि उसकी कौन सी विजय थी जो उसके चरित्र पे धब्बा है, तो वो कौन सी विजय थी? रायसीन, जहाँ पे वो पूरन चंद्र को जो है कि वो, और इसीलिए उसका लड़का जो है कुतुब खान, वो सुसाइड भी कर लेता है। इनके कैरेक्टर के ऊपर ये है, क्योंकि यहाँ पे जब वो जीतता है तो यहाँ पे किले में वो मासेकर करा देता है, पूरा सीधे सीधे जितने लोगों सबको जो है गर्दन काट दो। तो ये उसके चरित्र पे सबसे बड़ा धब्बा है। ठीक है। अब और इसी के उपलक्ष्य में ये जो इतना ज़्यादा अकबर इससे खुश हुआ था, क्योंकि जो चित्तौड़गढ़ का जो किला था वो मध्य राजस्थान का प्रवेश द्वार माना जाता था। चित्तौड़गढ़ का किला जो था वो मध्य राजस्थान का प्रवेश द्वार माना जाता था। और जब वो जीत जाता है अकबर तो फतेहनामा जारी कराता है। ये चीज़ फतेहनामा, फतेहनामा जो होता है इस्लाम में, कोई जब बहुत बड़ी जीत होती है तब ये चीज़ जारी कराया जाता है। तो ये अकबर अपनी जितनी भी जीतें थी उसमें सबसे जो है मार्वेलस जीत इसी को मानता है, और इस दौरान वो फतेहनामा जारी कराता है। तो ये सवाल अभी बना नहीं है, हो सकता है कि बन जाए। ठीक है, आ जाइए अब। इसके अलावा 1572 में गुजरात एक्सपीडिशन था। गुजरात में ही जो है स्मिथ ने उसको, विंसेंट ऑथर स्मिथ जो है उसको जो है ऐतिहासिक द्रुतगामी जो है वो बोलते हैं आक्रमण 1572। और जब गुजरात विजय करता है उसी के याद में वो है बुलंद दरवाज़ा बनवाता है। और 1576 में अकबर ने दाऊद खान को पराजित किया, और दाऊद खान के पराजय के बाद से अफ़गान पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि ये अंतिम था, दाऊद खान अंतिम था, उत्तर भारत में अंतिम अफ़गान शासन का अंत। ठीक है। इसके बाद से हाँ, एक सवाल और बनता है। 1581 में वो घटना होती है काबुल में। काबुल में जो है उसका सौतेला भाई था, उसने विद्रोह कर दिया। और यहाँ पे
अकबर जो है बहुत प्रोग्रेसिव काम करता है कि आप उसके सौतेले भाई ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। अकबर जाता है, अपने सैनिक भेजता है, उसको हरवाता है, उसको मौत के घाट कराता है और अपनी बहन को, सौतेली जो बहन है बख्तुन्निसा बेगम, ये लिख लीजिए, बख्तुन्निसा बेगम को जो है काबुल का गवर्नर बनाता है, यानी कि मध्यकाल में एक महिला गवर्नर बनेगी। काबुल में उसका सौतेला भाई था हाकिम मिर्जा, उसने विद्रोह किया था, उसका विद्रोह दबाया गया, उसको मार दिया गया, उसको हाथी के पैर के नीचे दबवा के मरवा दिया गया था। उसके बाद से अपनी बहन, सौतेली बहन यानी हकीम मिर्जा की जो सगी बहन थी और इसकी चचेरी बहन हुई, उसको वहाँ का गवर्नर बनाता है 1581। बख्तुन्निसा बेगम। बख्तुन्निसा बेगम, बख्तुन्निसा बेगम। तो ये चीज़ें आपकी हो गई इसमें। इसके अलावा तो आपको हमको साउथ एक्सपीडिशन में आपको बस 3 चीज़ें, 3 राज्य उसने जीते थे, जान लीजिए। खानदेश, अहमदनगर और असीरगढ़। असीरगढ़ लास्ट है। और कहा जाता है असीरगढ़ की जब वो विजय करता है तो इतना खुश होता है कि वो उसके जो राज दरबार है उसका, वो सॉरी असीरगढ़ का जो किला है उसको सोने की चाबियों से वो खुलवाता है, सोने की चाबियों से खुलवाता है। इसके अलावा अकबर की राजपूत पॉलिसी, धार्मिक नीति। धार्मिक नीति में सुलह कुल था, ये आपको मालूम है क्यों आता है। इसके ऊपर उसके टीचर्स का वो था, आपको क्लियरली ये भी मालूम है कहानी। टीचर्स जितने भी थे शिया थे, उसके अलावा राजपूत पत्नियां थीं, तो ये इसलिए वो धार्मिक रूप से क्या है, लिबरल है। अब यहाँ पे क्या होता है, शुरुआती दौर में इबादत खाना बनाता है, ये कहानी आपको मालूम है। इबादत खाना क्यों बनाता है, डिस्कशन। और शुरुआती दौर में केवल इस्लाम के लिए था, क्लियरली जान लीजिए, शुरुआती दौर में इस्लाम के लिए था। लेकिन जब इस्लाम के वो आते थे धर्मगुरु मौलवी लोग, तो आके बहुत ज़्यादा रायता फैलाते थे। फिर उसने कह दिया कि नहीं, अब ये क्या होगा, सबके लिए होगा। तो सबके लिए जब हुआ, यानी कि वो क्या हो गई, एक धर्म संसद बन गई। धर्म संसद बन गई तो अब आए दिन बवाल होने लगा। तो अकबर ने फिर क्या, उसके दिमाग में आ गया कि अब, क्योंकि अकबर, मैंने बोला ना कि वो साम्राज्यवादी है, तो साम्राज्यवादी बनने के लिए उसको लगा कि मैं तब बन सकता हूं जब मैं राजनीतिक मामलों के साथ साथ धार्मिक मामलों का भी अगर मैं हेड बन गया, तब मैं, मतलब क्या हो गया ना कि फिर मेरा कोई अगल बगल में नहीं होगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि वो राजा तो बन जाता था लेकिन धार्मिक मामले का नेता कोई और होता था, तो वो लोग कभी फतवा पढ़ा दिए, कभी कुछ कर दिए उसके खिलाफ। तो इसने दिमाग लगा दिया कि नहीं, मुझे राजनीतिक मामलों का हेड बनने के साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे धार्मिक मामलों का भी हेड बनना है। और वो क्या करता है कि वो तुरंत जो है लाता है क्या, महजरनामा। महजरनामा वो पास कराता है, जिसको लिखता कौन है, शेख मुबारक। और उसको शेख मुबारक लिखता है, लिख लीजिए ये चीज़, ये सवाल कई बार आया हुआ है। शेख मुबारक लिखता है महजरनामा 1579 में। और महजरनामा जब जारी होता है तो वो धार्मिक मामलों का सुप्रीम अथॉरिटी बन जाता है। धार्मिक मामलों का सुप्रीम अथॉरिटी बन जाता है। मतलब क्या कि जैसे 2 मुल्ला लोग हैं, 2 मौलवी लोग हैं, सपोज कि ये इन्होंने बोला कि नहीं ये सच है, इन्होंने बोला, ये भी बहुत बड़े मौलवी हैं, इन्होंने बोला कि ये सच है। तो अब अकबर के पास ये डिसाइडिंग पावर हो गई कि वो ये बताएगा कि दोनों में सही कौन है। महजरनामा जो पावर देता है वो ये देता है कि किसी मामले में, कोई धार्मिक मामले में अगर विवाद हो रहा है तो अकबर जो डिसीजन देगा वो माना जाएगा कि यही सच है। महजरनामा इसको बोलते हैं कि किसी भी मामले में अगर वाद विवाद चल रहा है तो अकबर जो डिसीजन देगा वो बेस्ट माना जाएगा, वही एप्लीकेबल माना जाएगा। ये चीज़ है। और ये लिखता कौन है, शेख मुबारक। और शेख मुबारक, सवाल ये बनता है कि शेख मुबारक को इसकी इंस्पिरेशन किससे मिले। सवाल तीनों बने हैं। पहला सवाल बना है कि किसने, मतलब कब आया। दूसरा सवाल बना है कि किसने लिखा। तीसरा सवाल बना है कि किसके इंस्पिरेशन से। तो उसके 2 लड़के थे,
उसके 2 लड़के थे, और कौन थे? अबुल फजल एंड फैजी। अबुल फजल एंड फैजी, उन लोगों ने इंस्पिरेशन दी कि आप लिखो, और वो महजरनामा लिखता है। शेख मुबारक के, जिसने ये लिखा है महजरनामा, नहीं चिश्ती नहीं, शेख मुबारक। अब यहाँ पे जैसे ही ये जारी होता है महजरनामा, सुनिए, तो इसको क्या टाइटल मिलती है, ये भी सवाल आया हुआ है। इसको टाइटल मिलती है सुल्तान ए आदिल की। सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल। सुल्तान ए आदिल का मतलब होता है न्यायप्रिय राजा। सुल्तान ए आदिल बन जाता है इस समय। इमाम ए आदिल, और यहीं पे ही हाँ न्यायप्रिय राजा होता है सुल्तान ए आदिल। सुल्तान, अरे भाई ये तो सला भाई, एक तो इसकी सुल्तान ए आदिल लिख लीजिए आप लोग, और इमाम ए आदिल। यहाँ पे देखिए 2 नाम और आए हैं, कई बार सवाल पूछा गया है कि ये जब सुल्तान ए आदिल बन जाता है तो उसके बाद से अबुल फजल कहता है कि सुल्तान अब क्या हो गया है, कियान खुरा हो गया है। कियान खुरा और फर ए इजदी, 2 टाइटल उसको और मिल जाती हैं, ये नाम रख लीजिए, कियान खुरा और फर ए इजदी। यानी कि फर ए इजदी मतलब डिवाइन पावर उसमें आ गई है। ये अबुल फजल बोलता है। महजरनामा जब ये एक्सेप्ट कर लिया गया तो ये मान लिया गया कि सुल्तान जो है कियान खुरा हो गया है, और फर ए इजदी उसमें आ गई। ये दोनों सवाल आए हुए हैं, इसलिए आप लोग लिखे रहिएगा। यानी कि दैवीय ज्योतिपुंज उसमें आ गया है, मतलब डिवाइन पावर उसमें आ गई है। मतलब उसको ये कहा था कि इसमें जैसे दैवीय ज्योतिपुंज समझ रहे हैं, हाँ भाई वो खुदा की तरह से बन गया, खुदा तो नहीं लेकिन खुदा की तरह बन गया है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको जानना है, फिर वो दीन इलाही लेके आया है। दीन इलाही आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जितने 15 हाँ आपको नवरत्न वगैरह तो ये सब किताब में मिल जाता है, जो आपको हम बताना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप जानिए, हाँ दीन इलाही में उसने चहारगाना 1 लाख लाता है। चहारगाना 1 लाख यानी कि 4 चीज़ों को, जैसे हिंदुओं में क्या है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा, वहाँ पे उसने 4 तत्व बताए हैं चहारगाना 1 लाख में। दीन इलाही में 4 तत्व बताए हैं चहारगाना 1 लाख, और उसके 4 चरण क्या हैं? जमीन, संपत्ति, सम्मान और धर्म। ठीक है, इसके अलावा वो चिश्तिया संप्रदाय में भरोसा रखता है। जितने भी आप देखेंगे हिंदू, मुस्लिम और वो पारसी, क्रिश्चियन, ये सब आपको हर किताब में मिल जाए। कौन कौन वो मिलाने के लिए कई बार आया कि पारसियों में किससे इम्प्रेस था, क्रिश्चियन में किससे इम्प्रेस था, तो वो लोग आप लोग देख लीजिएगा। आपको जो जानना है और थोड़ा बहुत इसमें था, फतेहपुर सीकरी उसको राजधानी बनाता है। फतेहपुर सीकरी का चीफ आर्किटेक्ट कौन था, ये सवाल आया हुआ था, लिख लीजिएगा। बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन। ठीक है, बहाउद्दीन चीफ आर्किटेक्ट था उसका। इसके अलावा आपको महजर हो गया, दीन इलाही हो गया, इबादत खाना हो गया। अकबर के अब आ जाते हैं, ये सब धार्मिक पॉलिसी वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब उसके अंतिम दिन क्या क्या हैं? अंतिम दिन बहुत कष्ट में बीते। उसके 2 लड़के मुराद और दानियाल उसके जीते जी मर गए थे, ज़्यादा दारू पीते थे इसलिए मर गए। 1599 में पहले मुराद मरता है, छोटे मोटे लड़े। ठीक है, 1599 में मुराद मर जाता है और दानियाल 1607 में। इसके बाद से जब से अबुल फजल की डेथ हो जाती है, उसके बाद से वो काफ़ी दुखी रहता है। हैं
नहीं, उसके बाद 1605 में अबुल फजल की डेथ के बाद से काफ़ी, हम ये बता रहे हैं, काफ़ी ये डिप्रेस रहने लगा। अबुल फजल उसका बहुत प्रिय मित्र, वो तो यूसुफ जाई विद्रोह के समय ही मर गया है, तो वो काफ़ी परेशान रहता। उसके अलावा उसके 2 लड़के मर जाते हैं, तो अंत बहुत अच्छा नहीं। अकबर की बता रहे हैं, अकबर का जो नहीं, मेरे तो फिर मुझे कन्फ्यूजन है समय, क्योंकि दानियाल पहले मर गया है, तब इसको देख लीजिएगा आप, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं से मतलब लगा कि 1607 में, तो इसका समय देख लीजिए, दोनों इसके जीते जी मर गए। इसके अलावा जो आपको देखना है वो लास्ट में डेथ होती है 1605 में, अतिसार बीमारी, अतिसार यानी कि डायरिया की बीमारी हो जाती है, मर जाता है। और नहीं, डायरिया से है। उसके अलावा सिकंदरा में इसका जो है वो कर दिया गया है। और सवाल बना गया, जब उसकी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो उसको एक टाइटल मिलती है, वो टाइटल पूछी गई है, वो है अर्श आसियानी। अर्श आसियानी का मतलब स्वर्ग में रहने वाला। अर्श आसियानी की टाइटल उस समय मिलती है जब इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये अकबर जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गए। अब जहांगीर थोड़ा सा जान लीजिए, अभी तो समय है 10 मिनट का। जहांगीर के बारे में, इनका जन्म सब ये तो हो गया। माता का नाम मरियम उजमानी। हाँ, तारीख ए अकबरी किसकी लिखी हुई है? तारीख अकबरी निजामुद्दीन खान है शायद, मेरे ख्याल में है, मेरे ख्याल में निजामुद्दीन खान है शायद, निजामुद्दीन अहमद, वही हमको निजामुद्दीन याद आ रहा था। तो वही बता रहे हैं ना कि उसके जीते जी मर गया था, बस हमको ये मालूम था। सन में कंफ्यूजन, देखिए हम आपको बता दें, हमें इतिहास पढ़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो समय हम हो सकता है कि गलत बोल जाएं, वो आप लोग अपना सही कर लीजिएगा, लेकिन फैक्ट गलत नहीं बताएंगे, ये गारंटी है। समय में दाएं बाएं हो जाए, क्योंकि इतना मतलब हमको लगता है कि ये भी बता दें वो बता दें, तो थोड़ा सा हो सकता है कि सन हम गलत बोल जाएं कभी, तो उसको आप लोग अपना कर लीजिएगा, लेकिन फैक्चुअल गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। अब आ जाइए जो जहांगीर के बारे में। माता का नाम मरियम उजमानी, असली नाम था हरखाबाई या जोधाबाई। मरियम उजमानी टाइटल थी इनकी। भाई अकबर के टोटल 5 बेटे पैदा हुए थे, जिसमें हसन और हुसैन की बचपन में ही मतलब पैदा होते ही मर जाते हैं थोड़े ही दिनों में। उसके बाद से मुराद दानियाल बड़े होकर मरते हैं, और इकलौते बचते हैं लास्ट में सलीम। तो सलीम कहते हैं ना कि जब 5 भाई टोटल जो है 5 में से 1 बचेगा तो ज़्यादा माँ बाप का प्यारा हो भी जाएगा। और यही होता था, जब 2 मर गए थे तो वो उसको बड़े कहते हैं ना कि पूजा पाठ से पैदा हुआ था। वो जाता था, अकबर पैदल जाया करता था, किसके शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाया करता था और मन्नत मांगता था, और उन्हीं के उससे आशीर्वाद से वो पैदा होता है, और उन्हीं के नाम पे उनका नाम भी रखा जाता है, सलीम नाम रखता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जितनी भी चीज़ उसमें आपको जो जानना है, प्रारंभिक शिक्षा बैरम खान द्वारा, अपने समय का सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज, और ये मुगल पीरियड का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था ये, और शाहजहां। दूसरा चीज़ जो जानने वाला है, इनका पहला विवाह जो होता है भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मानबाई से होता है, जिनसे खुसरो पैदा होता है। और मानबाई को सलीम एक टाइटल देता है शाह बेगम, ये आया हुआ है, शाह बेगम की टाइटल देता है। इन पे शाह बेगम पे खूब सवाल आए हुए हैं। शाह बेगम की टाइटल देता है, और हैं अभी हमने क्या लिखा है, शादी इनसे हुई है, शादी हुई है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सवाल जो बनता है, शाह बेगम की टाइटल दी है, बेटा होता है खुसरो। खुसरो शुरू से ही विद्रोही प्रवृत्ति का रहा है, बहुत ज़्यादा अय्यास रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, इसलिए शाह बेगम ने जहर खा के आत्महत्या कर ली थी। और यही सवाल आया था
कि वो कौन सी महिला थी जिन्होंने अपने बेटे से दुखी होकर आत्महत्या की थी, कौन सी राजकीय महिला थी। तो शाह बेगम या मानबाई। और खुसरो बाग, ये यूपी स्पेशल का सवाल भी हो गया कि इनको फिर लास्ट में खुसरो में जो है, खुसरो बाग इलाहाबाद में दफना दिया गया था। फिर इसके बाद से दूसरी शादी जगत गोसाई से होती है, मल्लिका जहान की टाइटल मिलती है, और इसी से खुर्रम पैदा होता है जो बाद में शाहजहां बनता है। दूसरी शादी उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, जिसको मल्लिका जहां की टाइटल मिलती है, मल्लिका जहां की टाइटल मिलती है। इसी से खुर्रम पैदा होता है जो भविष्य में शाहजहां के नाम से फेमस होगा। इसकी तीसरी पत्नी थी साहिब ए जमाल, जिससे परवेज पैदा होता है। साहिब ए जमाल, जिससे परवेज पैदा होता है। और फिर सवाल एक और आता है कि रॉयल फैमिली का वो कौन सा ऐसा राजकुमार है जो एक कीप से पैदा हुआ था, यानी रखेल से पैदा हुआ था। सवाल यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक बार बहुत पहले पूछा गया था, वो था शहरयार। शहरयार जो है ये जहांगीर की रखेल से पैदा हुआ था। अब भाई जो हम जानते हैं उतना ही कर दिया। बादशाह बनने के बाद से जहांगीर ने 1611 में अली कुली बेग की विधवा मेहरुन्निसा से विवाह करेगा। 1611 में मेहरुन्निसा। अब वो कहानी आगे हम बताएंगे। जो आपको जानना है थोड़ा सा बस जान लीजिए कि 29 अक्टूबर 1605 में ये जो है आगरा में राज्याभिषेक होता है, और यहाँ पे वो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, और यहाँ पे वो एक टाइटल लेता है बादशाह गाजी की। बादशाह गाजी, बादशाह गाजी की टाइटल लेता है। इसने जो किया था अपना जो राज्याभिषेक, वो बड़ा यूनिक तरीके से किया था कि कोई भी राज्याभिषेक जैसी चीज़ नहीं, कोई भी वो बड़ा आयोजन नहीं किया था। उसके अलावा कोई धर्मोपदेश नहीं, कोई खुतबा नहीं, कुछ नहीं, बस बहुत सिंपल तरीके से, जैसे नॉर्मल केस में होता क्या था। और ये तो भाई कहते हैं ना निर्विरोध राजा बन रहा था, लेकिन इसने बड़े सिंपल तरीके से अपना राज्याभिषेक कराया था। ये अपने आप में उस समय की बहुत बड़ी चीज़ थी। अब क्या होता है, इसके प्रारंभिक काम में क्या क्या है। सबसे पहला जो होता है वो विशुद्ध जो है न्यायप्रिय राजा था, 12 आदेश जारी कराता है। ये सब आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपको जो जानना है यहाँ पे वो 12 जो घोषणाएं कराता है वो आईने जहांगीरी कहलाती हैं। आईन ए जहांगीरी, आईने जहांगीरी कहलाती हैं। 12 घोषणाएं राजा का बनने के बाद से कि हम ये हमारे राज्य में अच्छी चीज़ें होंगी। जैसे क्या होगा कि संपत्ति किसी की नहीं छीनी जाएगी, चिकित्सालय बनेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें जो 12 है वो घोषणा करता है। ठीक है। इसके अलावा जो आपको जानना है अच्छे से, वो 5वें गुरु अर्जुन देव के साथ विवाद, ये आप लोग जान रहे होंगे कि खुसरो को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था। देखिए कोई भी धार्मिक मामला नहीं था, ये कहा जाए कि अर्जुन देव के साथ कोई धार्मिक मामला जुड़ा था जैसा कि होता, सीधे सीधे एक पॉलिटिकल मामला था कि अर्जुन देव ने जो है खुसरो विद्रोही था भाई, इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अर्जुन देव ने उनको सपोर्ट कर दिया, तो सीधी सी बात है मतलब उनका दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही हुआ, तो इसलिए उनको मौत की सज़ा दी गई थी। वो कहीं भी धार्मिक, ये बाद में उसको धार्मिक रंग दिया गया। ये एक राजनीतिक मामला था। क्लियरली आप समझिए कि विद्रोही बेटे को समर्थन दिया था इसलिए। क्या फॉरेनर तो आएंगे ही भाई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में दो चीज़ें, दो लोग आएंगे। विलियम हॉकिंस भी आएगा इसी के समय में, और इसी के समय में थॉमस रो भी आएगा। क्या जी? पेलसार्ट, ये हाँ फ्रांसिस्को पेलसार्ट भी।
इसके अलावा आपको जो जानना है, सर ये सब जो इससे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आए हुए हैं बता दीजिए। हाँ वो हम बता दे रहे हैं उसमें, इसके समय में कि पूरे उसको एक पन्ना ही। देखिए सवाल कई बार एक आता है, जैसे इसके समय में कि वो कौन सा ऐसा विदेशी यात्री है, इकलौता विदेशी यात्री जिसने ये इसकी प्रेयसी कौन थी, अरे कौन थी भाई, अरे इसकी जहांगीर किससे प्यार करता था, नूर, अरे नहीं अनारकली। वो कौन सा ऐसा विदेशी यात्री है जिसने, इकलौता एक ही आदमी है जिसने इसके बारे में बताया, वो कौन था भाई बताइए, कौन विदेशी यात्री था जिसने इसके बारे में बताया है, अनारकली के बारे में। एक ही विदेशी यात्री है, अदरवाइज कहीं नहीं उल्लेख मिलता। दो चीज़ें हैं, दोनों सवाल बने हुए हैं, यूपीएससी में आए हुए हैं, जीएस के पेपर में। विलियम फिंच बताता है इकलौता ऐसा विदेशी यात्री है जो अनारकली के बारे में बताता है, विलियम फिंच। विलियम फिंच ये बताता है अनारकली के बारे में। और लाहौर में ऐसा माना जाता है, लाहौर में अनारकली की कब्र है, और वहाँ पे उसने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि उसने स्टेटमेंट लिखा हुआ है लाहौर में, उसकी कब्र पे लिखा है कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार दोबारा देख लेता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह का शुक्र अदा करता। ये उसने लिखा है, मतलब अनारकली की कब्र पे ये लिखवाया गया है। और है क्या चीज़, किसका, वो तो वो उसको बोला जाता है दक्षिण का ताजमहल, जो उसको बोला गया है। नहीं ये उसका नहीं, और ये इसने जहांगीर ने लिखवाया था। आ जाइए, अब आपको जो जानना है इसमें आपको ये, इसके अलावा खुसरो और जहांगीर के बहरावल का हो गया, ये हो गया। आपको जो जान, आर्किटेक्चर बाद में, पहले आपको पॉलिटिकल में हम देख ले रहे हैं। हाँ, नूर जहां के बारे में सवाल थोड़े बहुत आते हैं, वो जानिए। नूर जहां के बारे में जान लीजिए कि नूर जहां का मतलब होता है जग ज्योति, मतलब पूरी दुनिया को नूर मतलब पूरी दुनिया का जो है प्रकाश जिसमें होता है। माता का नाम असमत बेगम, पिता का नाम गयास बेग, तेहरान के रहने वाले थे। अब इनकी कहानी क्या है, मेहरुन्निसा का इन्हीं लोग से जन्म होता है। मेहरुन्निसा देखने सुनने में बड़ी सुंदर है। अब ये शुरुआती दौर में लोग तेहरान में थे, तेहरान से इनके बाप जो है नौकरी के चक्कर में इंडिया आते हैं और अकबर के दरबार में ये लोग रहने लगते हैं। और जहाँ इसकी जो शादी होती है अपने समय में अली कुली खान से होती है। अली कुली खान जो है शेर, ये सलीम का एक समय में जो है साथ में काम किया हुआ है। एक बार शेर जो है आक्रमण करता है, एक ही बार में शेर को मार देता है, तो उसको जो है शेर अफगन की टाइटल मिल जाती है, शेर अफगन के नाम से फेमस है। फिर बाद में शेर अफगन की डेथ हो जाती है, तो ये जो मेहरुन्निसा है ये रॉयल फैमिली में भेज दी जाती है वहाँ पे, उसकी जो अकबर की यानी इसकी जो दादी थी उसकी हेल्प करने के लिए, मतलब वो सब देखने के लिए कि उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए। एक दिन क्या होता है, नौरोज का त्यौहार के दौरान वो जाता है और वहाँ पे वो उसको दिख जाती है, वो उसकी सुंदरता पे मोहित हो जाता है, उससे तुरंत शादी कर लेता है। शादी करके वो उसको अपनी मुख्य पटरानी बना लेता है और यहाँ पे वो टाइटल उसको देता है क्या, नूर जहाँ की, नूर जहाँ की टाइटल मिलती है उसको, नूर जहाँ की टाइटल दे। मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा इनका नाम है। अब हाँ नहीं, अब इसमें कहते हैं ना कि वो तेज, ये बड़ी इसकी जो नहीं, ये भी इन्होंने कहा है, सही बात है कि वो प्रेम की निशानी माना जाता है। अगर प्रेम की निशानी है तो भाई 20वीं पत्नी हो जा रही हैं, प्लस जैसे ही मर रही हैं तुरंत इन्हीं की बहन से शादी भी कर ले रहे हैं, तो काहे बात का प्रेम। फिर इन्होंने पूरी क्रिकेट टीम से भी बड़ी टीम बना दी। 14वां बच्चा पैदा होते समय भाई ड्यूरिंग डिलीवरी डेथ होती है, तो क्रिकेट की टीम में भी 12 होते, इन्होंने तो उससे भी ज़्यादा कर दिया था। तो भाई तो ये प्यार कहाँ है, ये तो हवस है भाई, ये तो कहीं से भी प्यार नहीं है। अब और आप बना दे रहे हैं ताजमहल, तो साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या अपने घर में ही होने चाहिए।
अपने ही घर में होने चाहिए। बहुत से बड़ा हो गया। तो ये चीजें हैं। खैर, ये अपने समय की बड़ी टैलेंटेड महिला थी, काफ़ी पढ़ी लिखी थी, युद्ध में भी भाग लेती थी, हर चीज़ें थी। इसके दिमाग में था कि मुझे राजनीति में आगे जाना है, और ये धीरे धीरे करके अपना जो एक ग्रुप बना लेती है, जिसको जो नाम फेमस होता है, क्या नाम फेमस होता है? जुनता ग्रुप। इसको बोला जाता है जुनता ग्रुप। जुनता ग्रुप में कौन कौन था? ये थी इसकी माँ, इसका बाप और इसका भाई। ठीक, ये लोग जुनता ग्रुप में आ जाते हैं। हाँ, दक्षिण विजय, बिल्कुल यस। अकबर ने 3 राज्य जीते हैं। अकबर भाई, दक्षिण में टोटल 6 राज्य थे, 6 में से 3 अकबर के समय में ही आ जाते हैं। हाँ, अब अभी लिखवाया तो था। तो उसमें इसके अलावा ये असमत बेगम और नूरजहां को जो है परफ्यूम बनाने का वो उसको आविष्कारक माना जाता है, ये आपको जानना था। इसके अलावा फारसी में कविताएं लिखती है। अब क्या होता है, जब ये सलीम को देखिए, मैंने आपको बताया शुरू से ही कि वो शुरू से रंगबाज टाइप का आदमी रहा है। अब जैसे ही वो राजा बनता है, देखता है कि मेरी पत्नी जो है राजकीय मामलों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, तो वो एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट देता है कि देखो, मैं तो हूँ सुल्तान, मैं हूँ सुल्तान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आधा किलो मांस और ढेर सारा नाच गाना देखने को मिलता रहे और शराब मिलती रहे, मेरा फिट है। ये उसने क्लियरली बोला है, अपनी आत्मकथा में उसने लिखा है कि मैं राजपाट की तरफ से इतना ज़्यादा वो हो गया कि मेरी पत्नी से, क्योंकि उसकी पत्नी युद्ध में भी जाने लगी, उसकी पत्नी जो है सिक्कों पे भी उसका नाम आने लगा, उसकी पत्नी जो है जितने भी डिसीजन होते थे, जो राजा का एक्सक्लूसिव राइट होता था, वो भी वो करने लगी थी। तो यानी कि राजनीतिक हर मामले में उसकी दखलंदाजी होने लगी थी। तो ये मतलब दिखा रहा है कि कितना जुनता ग्रुप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और एक समय ऐसा आता है, शुरुआती दौर में अगर देखिए तो खुर्रम जो था, खुर्रम जो बाद में शाहजहां बनेगा, वो पहले इसी के ग्रुप का था। लेकिन खुर्रम अपने आप में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस आदमी था। अब प्रॉब्लम कहाँ से, जुनता ग्रुप में टूट कहाँ से होती है कि खुर्रम अपने आप में ज़्यादा एम्बिशियस था। खुर्रम में जो है जहांगीर राजा के गुण देखता था, लेकिन ये चाहती थी कि सत्ता मेरे इर्द गिर्द रहे। अब पति पत्नी में दिक्कत होने लगी। ये जो है रानी जो है सोचती थी कि सत्ता मेरे इर्द गिर्द रहे। इसने क्या दिमाग खेला कि सत्ता कब मेरे पास रहेगी, जब लड़का तो था नहीं, तो अब इसका अपना। तो इसने क्या कि जो अपनी लड़की थी लाडली बेगम, उससे शादी करा दी, किसकी? शहरयार की, और बोले कि ये राजा बनेगा। ये बात खुर्रम को जब पता पड़ती है, खुर्रम जो है उसको मरवाता है और वो जो है राजा बनता है। तो ये अलग से कहानी है। और यहाँ पे आके बाद में उसको जो है ये कैद करा लेता है और वहीं पे ही उसकी डेथ होती है। लाडली बेगम तो उसके पहले पति की लड़की थी। हाँ, पहले पति की लड़की थी, लेकिन शादी करा देती, सोचती है कि हमें एक पपेट राजा मिल जाएगा, लेकिन खुर्रम जो है उसको मरवा देता है। ये सब कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब इसका राजनीतिक प्रभुत्व जुनता ग्रुप हो गया, खुर्रम का विद्रोह भी हो गया। इसके समय में 2 सवाल और आते हैं कि महावत खान का विद्रोह अक्सर पूछा जाता है, सीधे सीधे नाम लेके, कि महावत खान का विद्रोह किसके समय में हुआ था। तो महावत खान का विद्रोह इसी के समय में हुआ था, 1626 में। ये कहानी आप लोग थोड़ा सा महावत खान वाली पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा साउथ एक्सपीडिशन इसके समय में, साउथ एक्सपीडिशन इसका जो है करता है कौन, लीड करता है अब्दुल रहीम खान खाना। 16 महावत खान का विद्रोह जो था 1626, क्या? तो इसी के समय में विद्रोह चल रहा है ना, महावत खान का विद्रोह। इसके अलावा बंगाल में विद्रोह हुआ है, लेकिन महावत खान के विद्रोह के ऊपर सवाल आता है। वो कहानी आप लोग पूरी पढ़ लीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो किताब में से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सवाल उस पर अक्सर आता है। अभी वो बहुत लंबी कहानी है, थोड़ा सा हम सोच रहे हैं अंत हो जाए इसका, क्योंकि वो कहानी इंटरेस्टिंग है, लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा क्योंकि सवाल हमेशा आता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि महावत खान का विद्रोह बिल्कुल तबीयत से पढ़ लीजिएगा, सवाल आया हुआ है। जहांगीर की विजय, मेवाड़ विजय सबसे महत्वपूर्ण है। मेवाड़ विजय इसी के समय में पूरी तरह से इसके अंत में इसी के पास आता है। अकबर पूरी कोशिश करते रह जाता है, लेकिन अकबर के समय में नहीं आता। मेवाड़ पूरी तरह से इसी के समय में आता है। मेवाड़ का 1615 में।
अमर सिंह ने जो है मुगलों की वो अधीनता स्वीकार कर ली है। अमर सिंह और जहांगीर के बीच में ट्रीटी होती है। इसमें क्या होता है, अमर सिंह अपने बेटे कर्ण को बादशाह के पास भेज देते हैं, राजकुमार कर्ण को बादशाह के पास भेज देते हैं और चित्तौड़ का किला लौटा दिया जाता है इस शर्त पे कि इसमें फोर्टिफिकेशन नहीं होगा, फोर्टिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है। अब दक्षिण अभियान, इसमें कुछ, हाँ, जहांगीर पहला आदमी था जिन्होंने मराठों को के महत्व को, पहला व्यक्ति मुगल काल का जिन्होंने मराठों के वो उसको महत्व को समझा। और सबसे पहली बार इसी के समय में, जहांगीर के समय में, मराठे जो हैं मुगल आर्मी का पार्ट बनते हैं। ये सवाल आया हुआ है, इसलिए आप लोग लिख लीजिए। जहांगीर ही पहला मुगल राजा था जिसने मराठों के महत्व को समझा और मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया। और इसी के शासनकाल में सबसे पहली बार बाप के समय में बेटा, बाप के जिंदा रहते ही बेटा विद्रोह करेगा, ये परंपरा भी स्टार्ट हो जाती है। ये पहला व्यक्ति है मुगल काल में, यहीं से स्टार्ट हो जाती है। ये होगा, इसके बाद आप देखेंगे उत्तराधिकार का युद्ध होगा और उसके बाद हर बेटा अपने बाप को मार के ही राजा बनेगा। पोस्ट मुगल में आपने देखा होगा। तो ये परंपरा यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है। इसके अलावा आपको जो जानना है कोई ऐसी चीज़, यूरोप वासियों से संबंध आपको पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या क्या है, इसने 1613 में पुर्तगालियों को 1613 में पुर्तगालियों को हराया था और उसमें दो लोग मेन थे। कप्तान डॉन्टन थे वहाँ के, वो नाम एक कहीं गलती से पूछ लिया जाए। 1608 में विलियम हॉकिंस आता है। विलियम हॉकिंस के बारे में मालूम ही है, उसको दो टाइटल देता है। ये क्या क्या देता है, इंग्लिश खान, और दूसरा क्या देता है, वो फिरंगी खान की टाइटल, इंग्लिश खान और फिरंगी खान की टाइटल देता है। 400 का मनसब देता है। हॉकिंस तुर्की भाषा बोल सकता था, तुर्की भाषा का जानकार था। इसके बाद हॉकिंस के बाद से जो एक सवाल आ सकता है कि दूसरा कौन व्यक्ति था, टॉमस रो दूसरा नहीं था, चौथा था। नहीं, लिख लीजिए, दूसरा नाम लिख लीजिए, पॉल कैनिंग था, पॉल कैनिंग। उसके बाद से विलियम एडवर्ड आता है और बाद में 1615 में टॉमस रो आता है। धार्मिक नीति में अपने बाप की ही तरह तरह सुलह कुल की नीति चलाता है। कुछ मामलों में उसने जो है धार्मिक वो जगह, कुछ जगहों पे उसने जो है कट्टरता का परिचय भी दिया है। इसके अलावा ये जो है जितने हिंदू त्यौहार हैं लगभग सब मनाता था। जितने भी त्यौहार थे ये सारे मनाता था। रक्षाबंधन मनाने वाला राजा था ये, रक्षाबंधन भी मनाता था। इसके अलावा फ्रांसिस्को पेलसार्ट जो है विदेशी वो मैं आपको पूरा एक वो पन्ना दे दूंगा जिसमें जितने भी विदेशी यात्री हैं, वो मैं आपको एक वो दे दूंगा फोटो स्टेट करा के आप लोगों को। जितने भी विदेशी यात्री आए हैं, मतलब कहाँ से, मेगास्थनी से लेके और अभी तक, मतलब ड्यूरिंग क्या कहते हैं पोस्ट मुगल, पेलसार्ट पे आता है। देखिए जो सबसे ज़्यादा आता है पेलसार्ट पे आया है, मनुची पे आता है, उस पे आता है क्या कहते हैं, और जो पीटर मुंडी के बारे में बहुत सवाल पूछता है। पीटर मुंडी जो शाहजहाँ के समय में आएगा कि साउथ फेमीन के बारे में सबसे अच्छा किसने लिखा है, मतलब साउथ में फेमीन पड़ा है शाहजहाँ के समय में, सबसे अच्छा किसने लिखा है। उसके अलावा मनुची पे आता है कि वो कौन सा ऐसा विदेशी यात्री था जो तोपची भी था और जिसने जो है उत्तराधिकार के युद्ध में भी भाग लिया है। तो सवाल कई तरह के आते हैं। वो हम आपको एक पन्ना है पूरा, वो हमारा शायद पन्ना कहीं पड़ा होगा तो वो हम दे देंगे, तो उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। जितने भी विदेशी यात्री, कोई बचेगा नहीं। इसने खुद लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, ये फारसी में थी। देखिए तुर्की में केवल एक ही किताब लिखी गई है, क्लियरली समझ लीजिएगा, वो है बाबरनामा। उस इस मुगल पीरियड में भी फारसी ही थी, लेकिन इकलौती किताब है बाबरनामा जो तुर्की भाषा में लिखी गई है।
अदरवाइज जितनी किताबें हैं सब फारसी में, क्लियरली ये समझ लीजिएगा। सर संस्कृत में क्या था सर? फारसी, सब जगह फारसी ही चली है, ठीक है। सर अगर कहीं हिंदू राज्य रहते तो वो लोग भी फारसी बोलते हैं? नहीं, हिंदू राज्य में डिपेंड करता है कि क्या था, मतलब देखिए उस समय उर्दू तो आई नहीं थी, फारसी ही मेन राजकीय भाषा थी, तो फारसी चलेगी और मतलब संस्कृत चलेगी। जैसे बहुत सारे आपको अभिलेख संस्कृत में भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए आपको और क्या जानना है? गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग, कारण क्या है? इसको देखिए पेंटिंग में भी एक देखिए 2-3 सवाल बनते हैं, वो कल्चर वाले पोर्शन में या तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमें समय मिलेगा तो पढ़ा देंगे। पेंटिंग पे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि टाइटल किसको क्या क्या मिली है। तो अकबर के समय में भी टाइटल दी गई है पेंटर्स को, जहांगीर के समय भी। जहांगीर खुद एक बहुत अच्छा पेंटर था। जहांगीर अपने बारे में क्या कहता था पेंटिंग के टैलेंट के बारे में, कि मेरे सामने अगर 5 चित्रकार मिलके, 5 चित्रकार सपोज कीजिए कि ये 5 लोग मिलके कोई इन्होंने एक चीज़ बनाया, कोई एक आदमी बनाया और इन्होंने उसका हाथ बना दिया, इन्होंने नाक बना दिया, उन्होंने बॉडी बना दी, तो जहांगीर अपना ये टैलेंट बताता था कि मैं ये बता सकता हूँ कि हाथ किसने बनाया है, पैर किसने बनाया है और पेट किसने बनाया है। ये जहांगीर अपने बारे में ये सीधे सीधे बोलता है कि मुझे पेंटिंग की इस लेवल पे मुझे जानकारी थी कि मैं ये बता सकता था कि कौन सा चीज़ किस पेंटर ने बनाया होगा। इसके अलावा जहांगीर के समय में 2-3 चीज़ें और हैं। जिल्दसाजी की बात आ जाती है, जिल्दसाजी। इसके अलावा इसी के समय में जो फोटोग्राफ्स होते थे उसके पीछे जो डिवाइन ऑरा होता था वो सब मतलब आया था पेंटिंग में, ठीक है। तो टाइम हो गया है भाई मेरा 10-20, आज हम लोग की वीसी है, आज हमारी वीसी है भाई, इसको आप देख लीजिएगा। पता ही नहीं पाया, 12 बजे से वीसी है। चलिए भाई,